तो आज की क्लास जो है वो कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 तीनों के लिए रसायन विज्ञान की पहली क्लास है। आज हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान की सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन ये कक्षा 10 में जो है कार्बन के यौगिक नाम से भी चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन जो होते हैं वो कार्बन के यौगिक या कार्बन और उसके यौगिक को ही कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इसकी पहली क्लास जो है वो कार्बन से ही शुरू है। इसमें हम केवल और केवल कार्बन के बारे में ही जानेंगे। कार्बन से जुड़ी हुए यौगिक कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो जैव शक्ति सिद्धांत के अंत द्वारा हुई। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? तो बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि जो अकार्बनिक रसायन है उन्हीं को ही प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, कार्बनिक रसायन को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जाता। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है उन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं। और इन्हीं के जो शिष्य थे व्हेलर, उन्होंने क्या किया कि एक कार्बनिक पदार्थ जो कि यूरिया, उसी को ही प्रयोगशाला में बना दिया। ठीक है। तो व्हेलर ने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। तो प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनने वाला यूरिया है। ठीक है। तो व्हेलर ने किया क्या था, उन्होंने कुछ किया नहीं, बस केवल अमोनियम यानी NH4 CO को CNO है, NH4 CNO अमोनियम साइनेट, इसी को क्या करके गर्म करके क्या बना दिया, यूरिया NH2CO NH2 यूरिया को बना दिया। यानी पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बना है वो क्या है, यूरिया। किसके द्वारा बनाया गया, व्हेलर द्वारा। इसके बाद मीथेन, एथेन, इन सभी यौगिकों का बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है। और जिससे इसी के द्वारा ही जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत। ठीक है। तो अभी हमने जाना है कि रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन क्या होता है। ठीक है। कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक, कार्बन के यौगिक कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन कहलाते। ठीक है ना। वे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता। और कार्बन के यौगिक कक्षा 10 में कार्बन के यौगिक नाम से चैप्टर है। तो पहले हम कक्षा 10 पढ़ेंगे, इसके बाद 11-12 मिला करके पढ़ लेंगे। ठीक है। IUPAC नामकरण, तो इसका पहला पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कार्बन क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, हमने बताया था जैव शक्ति सिद्धांत द्वारा। शुरुआत करेंगे कार्बन क्या होता है। कार्बन का सबसे पहले प्रतीक जानेंगे। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है C। क्या होता है, C। कार्बन जब भी किसी पदार्थ को जलाया जाता है, ठीक है, तो जलाने पर जो काला पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, कार्बन। तो जब भी किसी पदार्थ या मोम या किसी भी कपड़े आदि को जलाया जाता है तो जो भी काला पदार्थ निकलता है उसी का नाम क्या होता है, कार्बन। ठीक। और जो धुएं के साथ उड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4। द्रव्यमान संख्या
12 द्रव्यमान संख्या और जिसे हम परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं, ये होता है 12। कितना होता है? 12। द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे कि प्रवर्धित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी में जो कार्बन है वो किस आवर्त में पाया जाता है। तो जो कार्बन होता है वो आवर्त संख्या सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। फिर अगली कक्षा में टोटल कितने जाएंगे? 4। 2 8 18 32 के हिसाब से, ठीक है। पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और बचे कितने इसके पास? 4। तो वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है ना। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता अगर जो पूछी जाएगी कार्बन की तो वो कितनी होती है? 4। तो सबसे मेन पॉइंट होता है संयोजकता। संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी ये टोटल कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर इसके लिए आप पाओ नियम लगाएंगे। पहले 1:2, फिर 2:2, 2p2, ठीक है। ये किस आवर्त का तत्व होता है? दूसरे आवर्त का। कौन से आवर्त का है? दूसरे, ठीक है। टोटल 7 आवर्त होते हैं, जिसमें से दूसरे आवर्त में कौन पाया जाता है? कार्बन। किस ब्लॉक में पाया जाता है? p ब्लॉक में। तो किस ब्लॉक का ये तत्व होता है? p ब्लॉक का तत्व होता है। किस ब्लॉक का? और इस कौन से वर्ग में पाया जाता है? तो ये वर्ग 14 में पाया जाता है, ठीक है। p ब्लॉक जो होता है वो 13 से शुरू होता है। कौन से वर्ग से शुरू होता है? 13। तो 12 से शुरू करेंगे, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14, ऐसे आता है। यानी कि ऐसे होती है आवर्त सारणी। 1 2 3 4 5 और एक ये 6, इधर 2 होते हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पर आता है बोरान, कार्बन, और फिर क्या आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर आता है फ्लोरीन, और फिर आता है नियान। फिर यहाँ से शुरू होता है सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो ये कौन सा है? पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा। यहाँ तो टोटल कितने वर्ग होते हैं? d ब्लॉक होता है, ये s ब्लॉक होता है, ये d ब्लॉक होता है, ये p ब्लॉक होता है, और नीचे होता है d ब्लॉक से निकल करके 2 आवर्त आते हैं f ब्लॉक के, ठीक है। तो टोटल इसमें d ब्लॉक में कितने होते हैं वर्ग? 10 खड़े कॉलम होते हैं। टोटल कितने खड़े कॉलम होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, यहाँ 13 और एक ये 14। देखो कौन से वर्ग में आ रहा है कार्बन? 14वें वर्ग। कौन सा आवर्त है? पहला आवर्त है। और ये देखो कौन सा आवर्त? तीसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा और फिर 7वां। टोटल 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। और कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग। तो वर्ग कौन से वर्ग में पाया जाता है? 14वें वर्ग में पाया जाता है। कौन? कार्बन। और किस आवर्त में पाया जाता है? दूसरे। तो आवर्त संख्या दूसरे में पाया जाता है, ठीक है। और वर्ग कौन सा होता है? 14। तो कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहली कक्षा में 2 और आखिरी कक्षा में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। पहली कक्षा में केवल कितने जा सकते हैं? 2, और बचे अब इसके पास कितने? 4, तो वो आखिरी कक्षा में जाएंगे। ये बाह्यतम कोश होता है कार्बन का, ठीक है। प्रतीक क्या होता है? C। परमाणु क्रमांक 6,
परमाणु भार 12 कौन से आवर्त में पाया जाता है? दूसरे। ठीक है, आवर्त सारणी के आवर्त 2 में। और कौन से वर्ग? चौथा में। कौन सा ब्लॉक? बी ब्लॉक का ये तत्व होता है। ठीक है ना। अब इस कार्बन के लिए देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12। कार्बन को हमेशा ऐसे ही तो लिखा जाता है 6C12। ये होता है इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर, और ये होती है इसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये चीज इतना याद रखना, ये बहुत जगह लिखा रहता है। तो कार्बन परमाणु क्रमांक 6, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 है, और प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्या होता है? उदासीन। ठीक है ना। तो जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा। पहली कक्षा में 2, फिर अगली कक्षा में टोटल। और किसी भी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरे करने का मतलब वो अक्रिय होना चाहता है। हर एक पदार्थ क्या होना चाहते हैं? अक्रिय। नहीं हो पाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके अपने बाह्यतम कोश में या तो 2 या तो 8 या फिर 18 या तो 32 इलेक्ट्रॉन लाते हैं। यही अष्टक नियम है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो इसकी दूसरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तो ये क्या करेगा? या तो फिर 4 निकालेगा, तब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2, तब पूर्ण हो जाएगा। या तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। ठीक है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ध्यान से समझना, यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करे? कार्बन त्याग करे। क्या करे? त्याग। तब क्या होगा? और जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब क्या होगा? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब क्या होगा, और जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब क्या होगा। तो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके बाह्यतम कोश में? 2, 4। 2, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो टोटल कितने थे? यहाँ 4। 4 ग्रहण करेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। त्याग करेगा तो फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 ही तो बचेंगे। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 है ना, 2। और या तो फिर दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए? 8। तो दूसरी कक्षा में 8 है, यानी इस समय कार्बन क्या हो जाएगा? अक्रिय। अष्टक अपना पूरा कर लिया है। ठीक है ना। लेकिन ये कार्बन ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए या ग्रहण करने के लिए ऊर्जा जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती। या तो इसे बाहर से ऊर्जा दोगे, वो भी 3 रूपों में। या तो विद्युत क्षेत्र लगाओगे यानी सेल और बैटरी, और या तो फिर गर्म करोगे, और या तो फिर क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, घटेंगे, जाएंगे। ये चीज होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों चीजें कार्बन नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा, तब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? प्रोटॉन तो 6 ही बने रहेंगे। प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कितना कम हो गया? बहुत ज्यादा कम। यानी ऋणावेश कम हो गया और धनावेश क्या हो गया? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 प्रोटॉन को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर दोनों के मध्य विद्युत बल लगेगा, और वो क्या करेंगे? खींच लेंगे। तो ये भी नहीं कर पाता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 ही बचेंगे, और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 4 ग्रहण करेगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 10। और प्रोटॉन कितने बने रहेंगे? केवल 6 ही रहेंगे। तो अब केवल 6 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन समा रहा है? 10। तो क्या ये नाभिक स्थायी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन क्या हो गए? कम।
तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक को खींचने लगेगा, जिससे नाभिक स्थायी नहीं रह पाएगा और इसके लिए ऊर्जा भी चाहिए। तो ये भी संभव नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन नहीं संभाल पाएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 प्रोटॉन को नहीं संभाल पाते हैं। इससे परमाणु के नष्ट होने की संभावना रहती। क्या होने की संभावना है? नष्ट। क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक मिलने से क्या होता है, ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? धनात्मक और ऋणात्मक के मिलने से क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो ये चीजें संभव, तो इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक, ये कार्बन अपना अष्टक कैसे पूर्ण कर पाएगा? ये ना तो ग्रहण कर पाता है, ना ही त्याग कर पाता है, ना तो त्यागता है और ना ही ग्रहण करता है। इसका मतलब इसका तो अष्टक पूर्ण ही नहीं होगा। तो क्या करेगा ये बनाता है सहसंयोजक बंध। तो कार्बन बनाता क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा। कह रहे थे कि मतलब जिसके पास कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन, भाई कोई जरूरी तो है नहीं कार्बन ही केवल रहता है, ऐसे अष्टक नहीं पूर्ण करना चाहता। बहुत सारे लोग हैं जो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या करता है, सभी लोग आकर के कार्बन या कार्बन सभी लोगों के पास जा करके क्या बना देता है, सहसंयोजक बंध। क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध। यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या करने लगता है, साझेदारी करने लगता है। आदान प्रदान में बनता है आयनिक बंध, जो Na और क्या बनाता है, Cl। यानी Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस लगा देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं। Na से Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है। तो ले करके जब चला जाए तब जो बंध बनता है वो होता है आयनिक बंध। तभी तो आयनों में विभक्त हो गए, आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध क्या करते हैं, कहते हैं आओ साथ में रहे, बस साझेदारी, दोनों के इलेक्ट्रॉन वो कहलाएंगे। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉनों की किससे, साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है वो कहलाता है आयनिक बंध, जो NaCl बनाता है। आयनिक बंध अलग है और सहसंयोजक बंध क्या है, अलग है। आयनिक बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, इलेक्ट्रॉन ले ही लिए जाए, जो बंध बनता है वो कहलाता है हमारा आयनिक बंध। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें आता है NaCl, KCl। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में कौन आता है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सभी होते हैं। ठीक है ना। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये केवल और केवल अपने बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे क्या करता है, कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध। ठीक है। तो सहसंयोजक बंध कैसे बनाता है उसके बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे, कार्बन के अपर रूप जानेंगे। तो कार्बन के टोटल कितने अपर रूप है, 2 होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कौन होता है, क्रिस्टलीय होता है हीरा। अक्रिस्टलीय कौन होता है, ग्रेफाइट। ठीक है। फुलिरीन ना तो क्रिस्टलीय होता है ना तो अक्रिस्टलीय। तो हीरा होता है इसका पहला, और दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, हीरा तो देखे नहीं होगे, मूवी वगैरह में देखे होगे। ग्रेफाइट पेंसिल की जो नोक होती है उसमें होता है। तो हीरे की संरचना, ये कार्बन है। कार्बन कितने बंध बनाता है, टोटल 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ऐसे ही सभी आगे बढ़ते चले जाते हैं। समझ गए बात।
ऐसी संरचना रहती है हीरे की। और हीरे में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। ऐसे ही 3 बढ़ते चले जाएंगे। एक से कितने आए? 3। टोटल कितने हो गए इस कार्बन के? 1 2 3 4 बंद हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो बंद केवल 4 बनाएगा, ये चीज याद रखना। तो ये हीरे की संरचना हुई। ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है? ग्रेफाइट की संरचना ऐसे बनती है और इसमें होता क्या है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि पेंसिल के नोक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं? और विद्युत धारा का प्रवाह 2 ही लोग कराते हैं, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और या तो फिर आयन, या तो आयन या तो फिर मुक्त। तो इसीलिए पेंसिल के जो नोक होती है, पेंसिल में जो ग्रेफाइट काली छड़ पड़ी रहती है वो ग्रेफाइट होती है। उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसमें करंट का प्रवाह होता है। और तीसरा होता है फुलरेंस। क्या होता है? फुलरेंस। इसका फार्मूला होता है C60। ये बहुत पूछा जाता है, C60। ये टोटल इतनी चीजें हुई कार्बन के बारे में। अब हम कार्बन के बारे में देखेंगे कि कैसे कार्बन जो है सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है ना?